हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का सॉल्यूशन, जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम था उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। पेपर 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्टार्ट थे 26 से, टेक्निकल क्वेश्चन थे, तो यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, टू आइडेंटिकल आरसी कपल्ड एम्पलीफायर्स ईच हैविंग ए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी आर कैस्केडेड विद नेग्लिजिबल लोडिंग, द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरऑल एम्पलीफायर इज। तो आपको पूछा है कि दो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हैं, आइडेंटिकल हैं, उनकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफसी है और कैस्केड कर दिए गए हैं, लोडिंग नेग्लिजिबल है। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी ओवरऑल सिस्टम की, मतलब कैस्केडेड एम्पलीफायर्स की। तो अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये होती है एफसी अपॉन अंडर रूट के अंदर अंडर 2^1/2 - 1। और अगर हाइयर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाता है एफ एच इंटू जो नीचे फैक्टर दे रखा है वो। तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड ऑन। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको पता है उसकी क्या क्या होती है, एक लीनियरिटी होती है और एक होमोजेनिटी होती है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। तो 1 2 3 दे रखे हैं आपको, तो इसमें थर्ड में दे रखा बोथ लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें दे रखा है ओनली 3, क्योंकि दोनों में से किसी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों हमारे पास होनी चाहिए, तभी सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वहाँ पे अप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए दे रखा है, द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये तो रॉन्ग है। फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर क्रिएटिंग करंट बट नॉट टू मेंटेन इट। ऐसा नहीं है, क्रिएट करने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट दे रखा है, इन द मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी इज नीडेड कंटिन्यूअसली टू मेंटेन द फ्लक्स। तो ये आपका क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये आपका करेक्ट है सी। इन द मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी इज नीडेड कंटिन्यूअसली टू मेंटेन द फ्लक्स। कंटिन्यूअसली एनर्जी नीडेड होती है फ्लक्स को अगर मेंटेन करना है तो। ऐसा नहीं है कि इनिशियली अपन को एनर्जी चाहिए और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, द वैल्यूज ऑफ करंट आई एंड वोल्टेज V2 इन द फॉलोइंग सर्किट आर रेस्पेक्टिवली। सर्किट दे रखा है, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है अपने पास, जिसकी वैल्यू दे रखी है 8I, मतलब करंट की फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज V2 निकालना है, तो आप इसके अंदर लगा लीजिए, मैश एनालाइज लूप एनालिसिस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा -6 + 6 माइनस, अब इसका वोल्टेज अपन क्या लिख रहे हैं, करंट वोल्टेज लिख रहे हैं ना, तो इसका वोल्टेज तो आपको दे रखा है 8I। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो -6 + 6I, और ये हो जाएगा -8I, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है अपन को, तो -8I हो जाएगा। और यहाँ पे 8 ओम्स दे रखा है, तो +8 और I हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, इक्वल टू में 0 होगा, तो I की वैल्यू तो आपकी 1 एम्पियर आ जाएगी यहाँ से। और इसी तरह से आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मेजरिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंसर, एन एम्पलीफायर एंड एन ऑसिलोस्कोप, द सेंसिटिविटी ऑफ ईच इक्विपमेंट इज एज फॉलोज। तो इनकी सेंसिटिविटी दे रखी है आपको, ओवरऑल सिस्टम की सेंसिटिविटी निकालनी है, तो ए और बी और सी की सेंसिटिविटी एस ए इंटू एस बी इंटू एस सी कर लेते हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है 31, 2 point charges Q1 equal to 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 equal to 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए प्लेन Z equal to 20 विल बी। तो आपको क्या दे रखा है, एक Z प्लेन दे रखा है, Z equal to 20। तो आप कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आपको पता है किस तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं। अगर ये 0 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 1 0 करके, यहाँ पे आ जाएगा -1 1 0, तो सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब आपको क्या दे रखा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए प्लेन Z equal to 0 किसके बराबर होता है, नेट चार्ज के इक्वल होता है। तो अब आपका टोटल चार्जेस Q1 और Q2 है, तो Q1 यहाँ पे होगा, Q2 यहाँ पे होगा, नेट चार्जेस क्या हो जाएगा आपका Q1 + Q2/2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 20 + 10 30/2 15 माइक्रोकूलम, आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, ए करंट ऑफ -8 + 6 √2 sin ω t + 30 is passed through 3 एमीटर्स।
दे आर ए सेंटर जीरो पीएमएमसी मीटर। अब सेंटर जीरो पीएमएमसी का क्या मतलब है कि नेगेटिव भी रीड करेगा और पॉजिटिव भी रीड करेगा। ट्रू आरएमएस मीटर मतलब आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, और मूविंग आयरन मीटर, अब मूविंग आयरन मीटर पता है आपको एसी और डीसी दोनों मेजर करता है। तो रेस्पेक्टिव रीडिंग पूछ रहा है कि क्या होगी, तो रेस्पेक्टिव रीडिंग आप निकाल सकते हैं इसमें। पीएमएमसी तो क्या करता है, आपकी डीसी वैल्यू मेजर करता है, और सेंटर जीरो स्केल दे रखी है तो -8 हो जाएगा पीएमएमसी की वैल्यू। इसके बाद ऑप्शन आपको 2 में दे रखे सी और डी में -8, तो आप इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगला आपको आरएमएस मीटर दे रखा है और मूविंग आयरन मीटर दे रखा है, तो दोनों के अंदर क्या करना है आपको, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6√2 अपॉन √2, इसका स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऐसे निकालते हैं तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो दोनों 10 ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी बार हर तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूरी आता है जिसमें 3-4 मीटर दे रखे होते हैं और वैल्यू निकालनी होती है, क्या वैल्यू मेजर करेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 20 मिली एम्पियर. It is desired to convert this instrument into a voltmeter to read voltage up to 30 volt. The value of series resistance needed is, आपको ये क्या दे रखा है, मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो ये क्या हो जाएगा आपका आरएम हो जाएगा, मीटर रेजिस्टेंस 4 ओम है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 20 मिली एम्पियर दे रखा है। इसको क्या करना है हमें, इससे इसको कन्वर्ट करना है ताकि ये वोल्टेज को रीड करे, और वोल्टेज कितना तक 30 वोल्ट तक रीड करे। तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, अब अपन को वोल्टेज रीड करवाना है इससे, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी V/VM। अब V तो क्या होता है, जो वैल्यू अपन को कितनी वैल्यू मैक्सिमम मेजर करनी है, तो ये हो जाएगी 30 आपकी। और VM क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो है या फिर मेजरिंग वैल्यू जो है इंस्ट्रूमेंट या मीटर की कितनी वैल्यू है वोल्टेज की। तो करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से V=IR कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 × 4, तो 0.08 करके निकाल सकते हैं इसको आप, तो यहाँ से M आ जाएगा। अब आपको सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है सीरीज रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, RS × M-1 करके। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, M की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये निकालेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1496 ओम सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के, जो भी हमने MCQ सीरीज करी थी उसके अंदर। तो अगर नहीं देखे हैं तो देखें तो अच्छी बात है सबके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग द सेम करंट इन सेम डायरेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फोर्स दे विल एक्सपीरियंस। अगर सेम करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट में है तो रिपल्सन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द स्पेयर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर हैज ए चार्ज ऑफ 0.04 माइक्रोकूलम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द स्पेयर इज वैलिड। तो आपको क्या निकालना है, स्पेयर के इनसाइड में आपको पोटेंशियल निकालना है। तो स्पेयर के अंदर अगर बात करें पोटेंशियल की, किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है जितनी सरफेस पे होती है आपकी। अब सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है, Q/4πε0 इंटू डी करके, डी मतलब डिस्टेंस या रेडियस जो भी है, तो ये फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। आपका आंसर शायद बी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के, जो सरफेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a current transformer has 2 turns in primary and 100 turns in secondary winding. The secondary draws current of 6 ampere. Magnetizing ampere turn is 60 ampere. What is the actual transformation ratio? ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, तो पहले पूछा आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। करंट ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, रेटेड प्राइमरी अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट। अब आपको सेकेंडरी करंट दो दे रखी है यहाँ पे 6 एम्पियर, लेकिन प्राइमरी करंट नहीं दे रखी है। तो आपको प्राइमरी करंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो कर सकते हैं। I1 इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, √में I0² प्लस I2 डैश स्क्वायर। ठीक है, I2 डैश क्या है, सेकेंडरी करंट रेफर टू द प्राइमरी, यही होता है आपका I1 का फॉर्मूला। अब I2 डैश क्या है आपका, ये हो जाएगा N × I2, और N क्या है यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर के केस में N हो जाएगा N2/N1। तो ये N हो जाएगा आपका, N2 दे रखा 100, N1 दे रखा 2, तो ये हो जाएगा 50।
अब n इंटू आई टू करोगे तो n आपका हो गया 50, आई टू दे रखा है 6 एम्पियर, तो n इंटू आई टू हो जाएगा 300 एम्पियर। अब आपका आई टू डैश तो आ गया है, लेकिन आई नोड नहीं है अभी भी अपने पास। तो आई नोड के लिए अपन क्या करेंगे, आई नोड के लिए करेंगे कि मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स दे रखे हैं आपको 60 एम्पियर। मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स क्या होते हैं आपको, मैग्नेटाइजिंग करंट इनटू टर्न्स। और मैग्नेटाइजिंग करंट कौन सी साइड में होती है, प्राइमरी साइड में। तो 60 ये क्या है, एन जो है आपका टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग N1 इंटू आई नोड इक्वल टू आपका क्या दे रखा है 60 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आई नोड निकाल लेंगे, N1 को करेंगे 60/2, तो ये हो जाएगा आपका 30 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आई नोड मिल गया है, n इंटू आई टू मिल गया, मतलब आई टू डैश मिल गया है, तो ये रख देंगे अब 30 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, तो ये आपकी एक वैल्यू आएगी। तो I1 आ जाएगा यहाँ पे, I2 आपका आ गया है 6 एम्पियर दे रखा है, तो I1/I2 करेंगे तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपकी, अब कितनी भी आ सकती है वैल्यू तो हिसाब से तो क्या बताए, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें। शायद ए इसका आंसर होगा या तो सी, कुछ मैंने निकाला तो था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए फिर आपको आंसर पता चल जाएगा इसका, जो भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच बायस कंडीशन जीनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज में लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए डीसी cumulatively compound motor delivers rated load torque at rated speed. If the series field is short circuited, the armature current and speed will be. अब क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जो मोटर होती है आप में क्या होता है, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स जो होते हैं 5s प्लस, मतलब 5s क्या सीरीज का मान लो, और 5 शंट जो है SS हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो होता है एडिशन होता है इनका। अगर हम सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, एक फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्पीड क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है EB/φ के। ठीक है, EB बैक EMF है, φ है। अब φ क्या होगा आपका, कम होगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। इसी तरह से आपके आर्मेचर करंट भी बढ़ जाएगी जब फील्ड को शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 39 है, ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज L इक्वल टू दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रिक्वायर्ड R पूछा है और बैंडविड्थ दे रखी है। तो सीरीज रेजोनेंस के केस में बैंडविड्थ का फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब रेजोनेंस पढ़ाया है उसमें सीरीज और शंट, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों रेजोनेंस में हर एक फॉर्मूले को मैंने डिस्क्राइब किया है वहाँ पे। क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ सब बताए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 40, द एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है आपका, चार्ज का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ए एंड बी 12 सेंटीमीटर अपार्ट कैरी करंट ऑफ 750 एम्पियर एंड 500 एम्पियर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है अपोजिट डायरेक्शन। द फ्लक्स डेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन वायर्स विल बी। क्या है, आपके दो पैरेलल वायर हैं, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों के अंदर करंट दे रखी है, एक में 750 एम्पियर है, दूसरे के अंदर 500 एम्पियर है। पूछा है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है मिड पॉइंट के ऊपर, आपको मिड पॉइंट ये मान लीजिए। यहाँ पे क्या पूछा, फ्लक्स डेंसिटी पूछी है, तो आप पहले B1 का निकालेंगे फिर B2 का निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी ऐड हो जाती हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे इसका, फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, μ0/4π इंटू 2I/r। आर क्या है, आपकी डिस्टेंस है, तो आर तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। करंट एक बार 750 ले लेना है आपको, दूसरी बार 500 ले लेना है। μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ बचेगा, 4π यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आंसर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा, 0.833 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फॉर्मूला लगाइए दोनों में और B1 प्लस B2 कर दीजिए तो आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर डिप्लेशन टाइप मोसफेट ID दे रखा है, VGS दे रखा है, IDSS की वैल्यू पूछी है और VP दे रखा है।
तो आपको इसका जो है इक्वेशन पता होने चाहिए। आईडी की क्या इक्वेशन होती है, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट जब होता है तो आईडी इक्वल टू IDSS, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - VGS अपॉन VP। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है आपको, क्या निकालना है, IDSS निकालना है, तो ये यहाँ पे ले आइए और इसके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 12.5 मिली एम्पियर, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन द केस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ऑफ 10 एम्पियर विद 0 to 200 एम्पियर एमीटर हैविंग ए गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% फुल स्केल रीडिंग इज। क्या पूछा है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर पूछ रहा है यहाँ पे जो है। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्यूरेसी दे रखी है 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। फुल स्केल रीडिंग कितनी है इसकी, 200 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, जो लिमिटिंग एरर आ जाएगी 1 × 1% दे रखा है तो 1/100 इंटू फुल स्केल कितना है 200, और मेजर्ड वैल्यू कितनी करनी है आपकी 10 एम्पियर। तो इसको आप सोल्व करें यहाँ पे, तो ये आपकी आ जाएगी, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100% कर दीजिए, तो ये 20% आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 44, ए चेंज इन 700 मिलीवोल्ट इन बेस इमीटर वोल्टेज क्योजेज ए चेंज ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर इन बेस करंट, डिटरमाइन द डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्या हो जाएगा, VEB अपॉन डेल्टा IB, ठीक है। V/I तो होता ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस इमीटर वोल्टेज में चेंज दे रखा है, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो क्यू मीटर सीरीज रेजोनेंस में काफ़ी जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये लास्ट इसी टाइम पे जो RVNL JEN का एग्जाम था उसमें भी आया था, सीरीज रेजोनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टेम्परेचर इंक्रीजेज देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इज। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, तो ये C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, द पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इज गिवन बाई। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, कर्ल ऑफ H = J, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, द ओपन सर्किट टेस्ट इन 100 kVA 2000/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर गिव्स 200 वोल्ट 90 एम्पियर 5 किलोवाट ऑन लो वोल्टेज साइड, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ करंट पूछे हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्जाम में। तो आपको क्या दे रखा है, आपने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया है। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, कोर लॉसेस होते हैं, तो कोर लॉसेस से कोर लॉस करंट का कंपोनेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है, एक तो फ्लक्स वाला होता है, एक लॉस वाला होता है। तो कोर लॉस दे रखे हैं आपके 5 किलोवाट, तो यहाँ से आप कोर लॉस करंट तो निकाल सकते हैं 5, ये हो जाएगा 5000 अपॉन लो वोल्टेज साइड में दे रखा है तो 200 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 25 एम्पियर आ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट आपको निकालना है आई नोड। तो क्या दे रखा है आपको, करंट दे रखी है टोटल 90 एम्पियर दे रखी है। दूसरा क्या निकालना आपको, एक IC है और दूसरा I5 करके या IM करके लिखते हैं। तो टोटल करंट आपको दे रखी है 90 एम्पियर, तो ये निकाल लेंगे आप 90 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर करके, क्योंकि आई नोड प्लस जो IM प्लस IC होता है वो आई नोड करके होता है फेजर फॉर्म में। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कुछ चार्ज, ये मेरे को नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, काफ़ी जो है आपके चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इस तरह के जो चार्जेस से बेस्ड हैं या जो भी हैं आपके कर्ल वगैरह है या जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली हम सब्जेक्ट नहीं अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 54 डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्वालिटीज़ आर डिजायरेबल। कोई भी हमें इंस्ट्रूमेंट है उसके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, कौन सी क्वालिटी जो है डिजायरेबल होती है। ऑप्शन क्या दे रखे, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, लैग, फिडिलिटी एंड डायनेमिक एरर। तो लैग हमें कभी भी डिजायरेबल नहीं होगा, एरर क्यों डिजायरेबल होगा, तो ऑप्शन 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, D, ठीक है। दिमाग लगा के कर सकते हैं इसको, वैसे सबको आता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए जीनर डायोड कंसिस्ट ऑफ। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, स्मॉल डायनेमिक रेजिस्टेंस इन सीरीज विद DC बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कंसिडर द फॉलोइंग ब्रिजेस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। क्या क्या दे रखा है आपको, मैक्सवेल ब्रिज, ओन्स ब्रिज दे रखा है, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। तो इसको याद रखने का तरीका बताया था मैंने आपको, एंडरसन को कैसे रखना, L एंडरसन करके। लो क्यू वैल्यू जिस इंडक्टेंस की होती है उसको मेजर करता है। मैक्सवेल जो है मीडियम क्यू के लिए होता है।
हेज ब्रिज जो है हाई क्यू के लिए होता है, और ओन्स ब्रिज जो होता है माइक्रो ओन्स करके, तो ये म्यू के लिए होता है। ठीक है, क्या पूछा है अपन को, ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ओवर ए वाइड रेंज। इंडक्टेंस मेजर करना है ओवर ए वाइड रेंज, तो ओन्स ब्रिज तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचे, मैक्सवेल, हेज ब्रिज और एंडरसन, ये तीनों इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए आते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में तीनों नहीं दे रखे कहीं भी। अब आपको ओवर ए वाइड रेंज करना है तो क्या कर सकते हैं आप, 1 एंड 3 कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है क्योंकि 1 क्या होता है, नहीं मतलब 3 एंड 4 कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ क्या है, लोअर लो क्यू के लिए है, एल एंडरसन ब्रिज होता है। थर्ड जो है हेज ब्रिज है, तो ये हाई क्यू के लिए है, तो लो से हाई के बीच में वाइड रेंज हो गई आपकी, तो 3 एंड 4 जो है आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर अब तीनों ही मेजरमेंट के लिए है इंडक्टेंस के, तो वाइड रेंज की बात करें तो 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, हेज ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज, लो से हाई के बीच में वैल्यू मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ये भी नहीं आता मेरे को, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कभी मतलब पढ़े हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज सर्किट कंटेनिंग ए सर्किट एलिमेंट हैज फॉलोइंग करंट्स एंड अप्लाइड वोल्टेज, वी और आई दे रखा है, एलिमेंट कंप्राइजिंग द सर्किट इज। तो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके वोल्टेज और करंट के पैरामीटर दे रखे हैं। वोल्टेज दे रखा 200 साइन 2000 टी प्लस 50 डिग्री, करंट दे रखा आपको कॉस की फॉर्म में, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो दे रखा है उसको क्या लिख सकते हैं, 4 साइन, और ये हो जाएगा 2000 टी प्लस 13.2 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। अब 90 और 13 कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिए। वोल्टेज है 50 डिग्री, ये कितना ज़्यादा है। अब आपका करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज को लीड कर रहा है। करंट वोल्टेज को लीड किस में करता है, तो कैपेसिटर के टाइम में करता है। अब ये प्योर तो है नहीं, प्योर होता तो क्या करता आपका 90 डिग्री से लीड करेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी होगा। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप चेक कर सकते हैं इसको। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के आंसर मैं सही ही दे रही हूँ, किसी के अंदर कोई जो है मिस्टेक भी हो सकती है, जिस तरह से जो है कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उसे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये आप ही का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन वेव ऑसिलेटर। तो साइन वेव क्या है, आरसी फेज शिफ्ट वेन ब्रिज, ये कल्पिट्स ऑसिलेटर है, स्पेलिंग सही नहीं है। एस्टेबल ऑसिलेटर, तो एस्टेबल ऑसिलेटर जो होता है इसके अंदर दो जो होती है क्वैसी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि ये जो है साइन वेव ऑसिलेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका 56, एन एनर्जी मीटर हैविंग अ मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर इज फाउंडेड टू मेक 5 रिवोल्यूशंस इन 75 सेकेंड, द लोड पावर इज। हर एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आपका क्या होता है, ये मीटर कांस्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपॉन पी इंटू टी। अभी आप लोड पावर निकालना है तो पी निकाल लीजिए यहाँ से, काफ़ी बार करवाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, दे रखा है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 58, द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज विल बी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर दे रखा है आपको, यहाँ पे कॉर्नर्स पे आपके प्लस क्यू पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, और यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट चार्ज दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करके और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये ऑप्शन ए आएगा आपका 2√2 + 1/4 Q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू ए डीसी एमीटर बाय कनेक्टिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विच ऑपरेटिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय द ट्रांजिस्टर इफ इट इज सपोज टू फंक्शन इन कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है आपका, VCE = VCC होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, फॉर स्टोक्स थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है, डेल क्रॉस A = A.dl करके होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वैसे नॉर्मली डबल इंटीग्रेशन A.dl करके आता है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है उस हिसाब से बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62,
62 में क्या दे रखा है, फॉर एन चैनल सिलिकॉन FET विद A इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर एंड ND इक्वल टू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, what is the pinch of voltage if dielectric constant of silicon is एप्सिलॉन इक्वल टू 12 एप्सिलॉन नोड। ठीक है, क्या पूछा है अपन को, पिंच ऑफ वोल्टेज पूछा है एन चैनल सिलिकॉन FET का। ठीक है, तो एन चैनल सिलिकॉन FET का जब पिंच ऑफ वोल्टेज निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर ND और A दे रखा है तो ये हो जाएगा Q इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा ND A स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ND दे रखा 10⁻15, A दे रखा 3 इंटू 10⁻⁻4, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू एप्सिलॉन नोड, और एप्सिलॉन नोड क्या होता है आपका, इसकी वैल्यू 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ दे रखी है। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 63, what is the value of shunt resistance of an ammeter if the range is extended from 1 milliampere to 10 milliampere and meter has resistance of 27 ohm। तो वही पहले जो मीटर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला क्वेश्चन किया था, तो m हो जाएगा I अपॉन IM। पहले I कितना दे रखा है आपका, I का कितने तक करना, 10 मिली एम्पियर तक करना है, मीटर करंट कितना है 1 एम्पियर है, तो ये तो 10 हो गया आपका। वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस देगा 27 अपॉन M-1 हो जाएगा 10-1 9। ठीक है, 9 3 जा 27, तो ये ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में आते हैं। 64 दे रखा है इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर दे रखा है, करंट कलेक्टर करंट IC दे रखा है, और ICB दे रखा है विद इमीटर ओपन, वैल्यू ऑफ बेस करंट निकालना है, फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इसके अंदर भी वही निकालना, शंट दे रखा है, रेजिस्टेंस यूज टू गैल्वेनोमीटर दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू गिव ए मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ 50, तो वही सारे मल्टीप्लाइंग पावर वाले क्वेश्चन है। 66 है, फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल विद रजिस्टिविटी 20 यूनिट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2000 यूनिट्स। तो क्या होती है आपकी करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा E होता है, और सिग्मा क्या है आपका, रजिस्टिविटी है, और कंडक्टिविटी जो है, नहीं, सिग्मा कंडक्टिविटी है, वो क्या होती है 1 अपॉन रजिस्टिविटी, तो J इक्वल टू E अपॉन, रो करके इसकी वैल्यू रखें और निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, व्हेन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर AC क्वांटिटीज विच टाइप्स ऑफ एरर अकर्स। क्या करना है आपको, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, वो AC और DC दोनों मेजर कर सकता है। AC क्वांटिटी जब मेजर करता है तो किस तरह की एरर्स आती है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, फ्रिक्शन, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, वेव फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर से आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है, फ्रीक्वेंसी एरर्स भी आती हैं। अब फ्रिक्शन और वेव फॉर्म में, तो वेव फॉर्म के लिए हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की वेव फॉर्म कैसे आ रही है, अपन को तो क्वांटिटी से मतलब होता है। एक फ्रिक्शन एरर ज़रूर होती है, तो आप 1 2 एंड 4 जो है इसका करेक्ट आंसर कर सकते हो, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 68, a lossless transmission line having 50 ohm characteristic impedance and length lambda by 4 is short circuited at one end and connected to an ideal voltage source of 1 volt at the other end. The current drawn from the voltage source is, ठीक है, क्या दे रखा है अपन को, एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन दे रखी है जिसका करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस दे रखा है 50 ओम, लेंथ है लैम्डा बाई 4, क्वार्टर वेव है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है एक एंड पे तो, और दूसरे एंड के ऊपर वोल्टेज सोर्स लगा दिया 1 वोल्ट। अब शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो जेड आउटपुट तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप निकालेंगे यहाँ पे क्या करना है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स से करंट निकालेंगे I, तो I यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, I कैसे निकालते हैं, V/R करके निकालते हैं ना, तो ये हो जाएगा V क्या दे रखा, वोल्टेज सोर्स का वोल्ट अपॉन इनपुट इम्पीडेंस रख दीजिए यहाँ पे। अब इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका ZC² अपॉन Z नोड। अब आउटपुट आपका 0 दे रखा है, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा आपका ZC² अपॉन 0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो करंट क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 69, फॉर द फॉलोइंग वेवफॉर्म मैच द करेक्ट ऑप्शन,
वेवफॉर्म दे रखी है और फॉर्म फैक्टर दे रखी है, किसका क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो मैच करने हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल, एम, एन और ओ दे रखे हैं। ठीक है, एल जो दे रखा है आपका 2/√3, एम है फॉर्म फैक्टर में यूनिटी, और इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, फॉर्म फैक्टर एन में दे रखा है और ओ में दे रखा है। ठीक है, तो π/2√2 फॉर्म फैक्टर किसका होता है, साइन वेव का होता है। ये तो इतना तो आपको याद रखना चाहिए, साइन और ट्राइंगुलर वेव का। ठीक है, तो साइन वेव का क्या होगा आपका, π/2√2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्राइंगुलर वेव का क्या होता है, 2/√3 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, और स्क्वायर वेव जो है उसका यूनिटी होता है। अब ये आपकी जो वेव बच गई है उसका ये, तो ये जो भी ऑप्शन आपके मिल रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ohm आर कनेक्टेड इन डेल्टा, इट्स इक्विवेलेंट स्टार विल कंप्राइज 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू। डेल्टा में कनेक्टेड है आपके R ohms दे रखे हैं, इसको क्या करना है, स्टार में करना है। स्टार में छोटा हो जाएगा तो डेल्टा से स्टार्ट करते हैं, स्टार में करते हैं तो R/3 हो जाता है, काफ़ी बार बताया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजीएस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कोइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm एंड इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट 0.1 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग ऑन ए 500 वोल्ट DC सप्लाई। तो ये आप कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला लगा के। क्या पूछा आपका, वैल्यू ऑफ करंट पूछा, I = V/R e⁻t अपॉन टो करके, टो मतलब टाइम कांस्टेंट आपका, L/R R/L जो भी है इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 अबोव पिंच ऑफ वोल्टेज इन अ JFET द ड्रेन करंट। पिंच ऑफ वोल्टेज के ऊपर जब जाते हैं तो JFET में ड्रेन करंट जो होती है कांस्टेंट हो जाती है आपकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, द करंट वेवफॉर्म एज शोन इन फिगर पास थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm, द एवरेज पावर विल बी। करंट वेवफॉर्म दे रखी है, किस तरह की है आपकी, सॉ टूथ वेव है। अब इसमें आपकी एम्पियर मैक्सिमम दे रखा है 10, आपको एवरेज पावर निकालनी है। तो पावर जो है हमेशा RMS की फॉर्म में निकालने हैं, I/RMS² × R करके। अब इस वेव फॉर्म का अगर RMS करंट निकालेंगे तो सॉ टूथ वेव की RMS वैल्यू क्या होती है आपकी, 0.577 करके कुछ होती है। तो ये करके लिख लेंगे आप, इनटू मैक्सिमम वैल्यू 10 दे रखी है, ये आ जाएगी आपकी, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इनटू रेजिस्टेंस दे रखा 5 ohm, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर हमेशा कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान में रखना है, एवरेज पावर में करंट जो है RMS लेते हैं, वोल्टेज भी RMS वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, ए 3 फेज 500 वोल्ट मोटर लोड हैज ए पावर फैक्टर ऑफ 0.4, 2 watt मीटर आर कनेक्टेड टू मेजर रीड 20 किलोवाट एंड 10 किलोवाट, फाइंड द रिएक्टिव पावर। 2 watt मीटर मेथड जो यूज में लेते हैं हम पावर मेजरमेंट का, 3 फेज पावर मेजरमेंट का, उनकी दोनों की रीडिंग है W1 और W2। अगर एक्टिव पावर की बात करते हैं तो टोटल हो जाता है W1 + W2। यहाँ पे पूछ रहे हैं रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाती है, √3 × W1 - W2। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 17.32। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 75, ए 0 to 200 वोल्ट, वही लिमिटिंग एरर का क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, 1/100 इंटू फुल स्केल दे रखा 200 अपॉन में 5 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, एन AM सिग्नल, एक कम्युनिकेशन का है, ये कर लीजिए खुद ही अगर आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, a resistance wire strain gauge with a gauge factor of 2 is bonded to steel structure member subjected to a stress of 100 Mn per meter square. The modules of elasticity of a steel is 200 giganewton per meter square. The percentage change in value of gauge resistance due to the applied stress will be। ठीक है, क्या पूछा आपको, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ गोज रेजिस्टेंस, मतलब ΔR/R पूछ रहे हैं। ठीक है, गोज फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ΔR/R/ΔL/L होता है, और गोज फैक्टर जो है उसका दूसरा जो है, अब ΔL/L जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ΔR/R = ΔR/R ही निकालना है आपका, गोज फैक्टर इंटू
स्ट्रेस जो दे रखा है, कितने स्ट्रेस से सब्जेक्ट करते हैं, यंग्स मॉड्यूल दे रखा है अपॉन में यंग्स मॉड्यूल, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। गॉस फैक्टर दे रखा है 2, स्ट्रेस तो आपको दे रखा है यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा यंग्स मॉड्यूल दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं डेल्टा आर बाई आर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 78 द प्राइमरी करंट इन ए सिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी करंट होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 है द नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नेगेटिव फीडबैक जब अप्लाई करते हैं तो डिक्रीज इन वोल्टेज गेन, इंक्रीज इन बैंडविड्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं नोडल एनालिसिस, करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 81 द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। तो इक्वेशन जो दे रखी है आपकी वेव इक्वेशन है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली सेकंड इज करेक्ट। ये इसके अलावा बाकी भी जो हीट इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन हो सकती है तो आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से लिमिटिंग एरर का। लिमिटिंग एरर के 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ रहा था लिमिटिंग एरर का तो आप आराम से 3 क्वेश्चन तो कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 द करंट गेन ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर ड्रॉप्स एट हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ये मेरे को नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन। 85 दे रखा है द इम्पीडेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट इज 10 - j30 ओम एट 1 MHz द वैल्यू ऑफ सर्किट एलिमेंट विल बी। ये क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, जेड की वैल्यू दे रखी है 10 - j3, ठीक है। इसको अपन क्या कर लेते हैं, एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। y = 1/z होता है, तो ये हो जाएगा 1/10 - j30। अब इसको आप j को सोल्व कर लीजिए। j को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, 10 + j30 कर देते हैं ऊपर नीचे, ये भी हो जाएगा 10 + j30। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 + j, ये हो जाएगा j30 अपॉन, ये क्या हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b² हो जाएगा। अब i का स्क्वायर करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a + b a - b, ठीक है। ये हो जाएगा 10 10 की स्क्वायर 100 प्लस ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा, तो टोटल 1000 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आपका एक तो क्या आ रहा है 10/1000 आ रहा है, प्लस दूसरा क्या आ रहा है j30/1000 आ रहा है, ठीक है। अब आप अपन ने क्या निकाला है, एडमिटेंस निकाला है। एडमिटेंस जब निकालते हैं तो क्या होता है G + J BC - BL करके होता है। अब अगर BL आपका ज़्यादा है तो माइनस का साइन आ जाता है, BC ज़्यादा है तो प्लस का साइन आ जाता है। यहाँ पे अपने पास प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये BC होगा। और BC की वैल्यू कितनी होती है, ω/c होती है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका G हो जाएगा, मतलब R निकाल लेंगे यहाँ से, तो R क्या हो जाएगा आपका 1000/10, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 ओम्स, तो R आ जाएगी। यहाँ पे ये BC है = ω/c रखेंगे और C की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 100 ओम्स 6.4 नैनोफैरड आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोल्व करने का ये तरीका है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 86 A point charge of 10⁻⁹ coulomb is placed at a point A in the free space. The potential difference between 2 points 30 cm and 20 cm away from the charge at A will be. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, Q/4πε0 इंटू डी। अब दो के बीच में निकालना है तो Q/4πε0 को कॉमन ले लीजिए, 1/d1 - 1/d2 करके सोल्व कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 87 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL टू बी कनेक्टेड अक्रॉस AB फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL = कितना होता है, RTH होता है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द इंडक्टेंस ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाई। क्या पूछा, एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था, पेपर में आया था, AN के एग्जाम में आया था आई थिंक, या फिर RVNL के एग्जाम में आया था। इससे पहले भी मैंने जो है MCQ में सोल्व करवा सकते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो इक्वेशन होती है वहाँ से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। 89 क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लोकेट द क्वोशिएंट पॉइंट। क्वोशिएंट पॉइंट जो होते हैं क्या होते हैं आपका, IC और VC होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉसेस। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। डायनामोमीटर टाइप जो होता है उसमें भी मिनिमम लॉसेस या एरर होती है आपकी हिस्टेरेसिस या ईडी करंट, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है फ्री होता है इन लॉसेस से। तो ऑप्शन बी सी जो है करेक्ट आंसर होगा। थेवेनिन सर्किट दे रखा है, इसका निकाल सकते हैं आप आरटीएस और वीटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी। तो मेजरिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है आपका वेंस ब्रिज दे रखा है। जब मैंने पढ़ाए हैं आपको ब्रिज के बारे में, हर एक तरह का क्वेश्चन कराया है कौन सा ब्रिज जो है क्या मेजर करने के लिए, इंडक्टेंस में भी हाई क्यू, लो क्यू, मीडियम क्यू, सब के लिए, कैपेसिटेंस के लिए कौन कौन से होते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा होता है, माइक्रो की वैल्यू निकालते तो कौन सा होता है। इस तरह से सारे जो भी ब्रिज हैं वो सब मैंने मेजरमेंट के क्वेश्चन जब कराए थे वो तब बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 100 वोल्ट। इट हैज़ a coil of 10,000 tons and resistance of 1000 ohm. It is to be used an ammeter to give full scale deflection at 40 ampere. How many turns in coil would be required? क्या पूछ रहे हैं आपको, रेजिस्टेंस तो पूछ ही नहीं रहे, यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्न्स विल बी रिक्वायर्ड। अब टर्न्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, क्योंकि टर्न्स जो है लेंथ पे डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या दे रखा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस है मीटर का 1000 ओम, इसको एमीटर की तरह है यूज़ करना है, 40 एम्पियर देना है। तो पहले तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे आई बाई आई एम करके। तो यहाँ से तो आई क्या आ जाएगा आपका, आई पहले तो आ जाएगा 40, आई एम क्या आ जाएगा, मीटर का करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज, आई इक्वल टू वी बाई आर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.1, तो ये आपका 400 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एमीटर बनाना है इसको, तो आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये कितना पहले दे रखा आपका 1000 अपॉन, यह आ जाएगा 400, -1 करेंगे तो इसको सिर्फ 400 ही लिख लीजिए इस तरह से। अब R2 अपॉन R1 कर लीजिए, R2 अपॉन R1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 कर ले, तो R1 आ जाएगा, R2 आ जाएगा, N1 दे रखा है तो N2 यहाँ से आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 25, मेरे हिसाब से 25 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 95 दे रखा है, कंसिडर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, GSHS दे रखे हैं, क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी पूछा है। तो क्या करना है, पहले तो आपको 1 + GSHS करना है, 1 + GSHS इक्वल टू 0 कर लें। जो इक्वेशन आएगी उसमें राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया लगाए और के की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे, जो भी के फॉर्म में वैल्यू आएगी उसको ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, तो राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया से निकाल सकते हैं। 96 दे रखा है दैट ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ ए JF इट इज़ कंप्यूटेड एट कॉन्स्टेंट VDS बाई, तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन ID टू चेंज इन VGS, मतलब डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS होता है VDS की वैल्यू, ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है, मतलब ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू, जब VDS आपका कांस्टेंट है तो ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू होती है डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोयल वेरीज। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Ni/2R करके होता है। तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट है और रेडियस दे रखी है आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली इन्वर्सली, तो 1 2 3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ए। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है मेरे हिसाब से रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है, तो उसको कॉम्प्लेक्स सरफेस कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप इसको कंफर्म कर लीजिए, आंसर कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है रियल भी हो सकती है और इमेजनरी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 99 ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजेस 5 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ R टू प्रोवाइड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर दे रखा है, उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 पाई, और ये होता है RC√2 × N। N क्या होता है आपका नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं यहाँ पे। C दे रखा है आपका 5 पिकोफैरेड, F दे रखा है 800, पूछा है आपको R। ठीक है, लेकिन आपके पास N भी नहीं है, तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो होती हैं 3 होती हैं,
तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये √6। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 16.8 किलो ओम आएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एमीटर्स विद इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एक्यूरेसी क्या क्या दे रखा है, मूविंग आयरन दे रखा है, मूविंग कोयल, परमानेंट मैग्नेट टाइप और इंडक्शन टाइप। तो इसका ऑप्शन जो है डी ही करेक्ट आंसर होगा, 3, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ई ओवर क्लोज सरफेस कंटेनिंग चार्ज क्यू इज। तो गॉस थ्योरम में क्या होता है, नेट चार्ज के इक्वल होता है। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू। इससे पहले भी जो क्वेश्चन किया था हमने क्यू नेट चार्ज का, Q1 + Q2/2 स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, तो वो भी इसी गॉस थ्योरम पे बेस्ड था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। विच मीटर हैज़ द हाइएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। हाइएस्ट एक्यूरेसी कौन सी मीटर की है अगर बात करें फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रेक्टिफायर टाइप। रेक्टिफायर जो होते हैं एक्चुअल में PMMC टाइप ही होते हैं, लेकिन ये AC और DC दोनों को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दीज कैन बी यूज्ड इन DC एज वेल एज AC। बिल्कुल सही बात है। द स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म, हाँ ये भी सही है। अगला है द मूविंग आयरन इज प्लेस्ड इन ए फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। तो ऑप्शन जो है थर्ड तो नहीं है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है व्हाट विल बी द कंप्यूटेशनल वैल्यू ऑफ फीडबैक वोल्टेज इन अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, वी इनपुट दे रखा है। क्या चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ फीडबैक वोल्टेज VF। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बीटा इंटू अल्फा इंटू वी इनपुट। ठीक है, तो बीटा है आपका 0.03, अल्फा है 100, वी इनपुट 30 है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या आगा आपका 0.09 वोल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। फॉलोइंग सर्किट दे रखा है, वही ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं इजीली। टाइम तो आपका टॉक हो जाएगा, जो टाइम कांस्टेंट होता है। RC है तो RC हो जाएगा इसका तो, और IC भी ऐसे निकाल सकते हैं आप। 106 है टोटल एनर्जी एसोसिएटेड इन ए सिस्टम ऑफ 4 आइडेंटिकल चार्जेस Q = 3 नैनो कूलम एट कॉर्नर्स ऑफ 1 मीटर ऑन ए साइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये दे रखा है एट कॉर्नर्स ऑफ 1 मीटर ऑन ए साइड। अब ये किसकी साइड है, ये तो दे नहीं रखा, क्या स्क्वायर है या क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लीजिए इसको। चार्जेस एट कॉर्नर्स ऑफ 1 मीटर ऑन ए साइड, ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं कर रखा है किसके कॉर्नर्स पे रखा है, अगर स्क्वायर पे रखा है तो, या फिर पैरेललोग्राम पे रखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप खुद देख लीजिए, कंफर्म कर लें कहीं से। 107 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट अप्रोच द ट्रू वैल्यू एज द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेसी यही होती है। नेक्स्ट दे रखा प्रीसीजन इज ए मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। ये भी सही है। प्रीसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन बाई कैलिब्रेशन, ये तो नहीं लगता मेरे को। एक्यूरेसी में बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग एरर, ये ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस है, एरर भी इसी तरह का होता है। तो 1, 2 एंड 4 जो है इसके करेक्ट आंसर होंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 108। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ये आप किससे निकाल सकते हैं, जो आपका होता है ना ये जो लूप वाला, जिसके अंदर आप इस तरह से बनाते हैं ऐसे करके, फिर ये अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ पे एस है, ऐसे करके, क्या कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, नाम ही याद नहीं आ रहा अब तो। लोड फ्लो, क्या ये फ्लो डायग्राम, इस तरह का क्या नाम होता है इसका, उससे निकाल सकते हैं आप इसको इजीली। ठीक है, अभी नहीं, सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है क्या, सिग्नल फ्लो ग्राफ से। 109 है एन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर कैन बी यूज्ड एज। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, VAR एंड वोट मीटर, पावर फैक्टर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वो इंस्ट्रूमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो होता है
उसको हम क्या क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, हर तरह के मीटर इसको इंस्ट्रूमेंट जो इंटीग्रेटिंग होते हैं वो टार मीटर सब तरह के बना सकते हैं। तो सारे करेक्ट आंसर हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 110 है, फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये होता है ऑलवेज 90 डिग्री होता है साइनोसॉइडल के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111, अ वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 300 ohm and inductance of 0.12 Henry. This instrument reads correctly on DC. What is the reading on AC at 100 volt when the frequency is 25 Hz? एक वोल्ट मीटर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, जो क्या करता है डीसी को करेक्टली मेजर कर सकता है। ठीक है, अब पूछ रहा है एसी साइड में रीडिंग क्या होगी, जबकि इसकी वैल्यू है वोल्ट मीटर की 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 हर्ट्ज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, एसी और डीसी में क्या होता है आपका वोल्टेज ऑन एसी साइड जो होता है वी एसी जो मेजर करेगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, इनपुट 100 इंटू आर होता है आपका आर 300 अपॉन जेड, जेड करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर तो हो जाएगा आपका 300 स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू एल क्या है 0.12 इंटू एफ दे रखा 25 मेगा हर्ट्ज, उसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो एसी की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 99.80 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 112 दे रखा है, द सिस्टम विद लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, टाइप और ऑर्डर निकालना। टाइप किस में निकालते हैं अपन, ओपन लूप में, ऑर्डर निकालते हैं क्लोज लूप में, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। 113 है, विच ऑफ दिस इज नॉट वैलिड पॉइंट, ये नहीं आता मेरे को। 114 दे रखा है, इतने सारे क्वेश्चंस ईएमटी से आए हैं, ये क्या है वेक्टर वेक्टर सब 3 डायमेंशनल थ्योरी से आए हैं इतने सारे। अगर ये पेपर मैं करती तो मुझे आते नहीं ये क्वेश्चन इतने। तो जिन लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, मेरे हिसाब से जो पेपर सेकंड था वो काफ़ी इजी है इससे, क्योंकि इसके अंदर इतने ईएमटी से क्वेश्चन नहीं आए हैं जितने इसमें। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है चार्जेस या फिर डायमेंशंस इनसे रिलेटेड या थ्योरम्स जो हैं ईएमटी में, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है पेपर काफ़ी, जो पेपर सेकंड है उससे। तो जिन लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है उनके तो, अगर आपने ये अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है तो काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करी है, या फिर ये सोच सकते हैं कि आपको ईएमटी अच्छी तरह से आता है, क्योंकि पेपर 2 जो पहले मैंने डिस्कस किया था वो काफ़ी ईजी लग रहा था इससे, लेकिन ये पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थोड़ा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, फॉर सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो सैलिएंट पोल रोटर जो होते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती है, एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है, स्पीड लो होती है इसकी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 एंड 4 हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर होगा। 115 दे रखा आपका, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट आई इक्वल टू 100 एम्पियर, फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया। एट वॉट डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, एच इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर करके होता है ना कुछ, डिस्टेंस को डी लिख सकते हैं या तो आर लिख सकते हैं। अब एच दे रखा है, आई दे रखा है, 2 पाई पता होता है, आर निकाल सकते हैं यहाँ से, जो भी आंसर आएगा करेक्ट कर लीजिए उसको। 116 दे रखा है, मैक्सवेल इक्वेशन इन विच फॉर्म गिव्स इंफॉर्मेशन एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म में जो रहता है इंफॉर्मेशन देता है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। तो ये इक्वेशन आप खुद ही देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इन ए ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस ऑलवेज इन फेज होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वेक्टर आइडेंटिटी ए डॉट बी ए क्रॉस बी, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, ये भी वही है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 121 है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं आसानी से। 122 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए वेंडर ग्राफ जनरेटर कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका आपका वही है, क्या दे रखा है आपको, एक कूलाम चार्ज दे रखा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी या आर करके निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपका
फॉर्मूला बेस्ड है तो डायरेक्ट। 123 दे रखा है आपका। 100 वोल्ट 60 वोट लैंप, 2 लैंप दे रखे हैं जिनकी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग है, सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस ए 200 वोल्ट सप्लाई, पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप पूछा है। ठीक है, तो पहले रेटिंग की बात करते हैं। इसकी क्या दे रखा है, तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पहले तो, क्योंकि पावर निकालना पड़ेगा तो पावर वोल्टेज के अक्रॉस है तो V²/R करके निकाल सकते हैं। तो पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाले और रेटिंग दे रखी है 60, P = V²/R करेंगे तो R क्या हो जाएगा आपका V²/P। तो R1 कैसे निकाल लेंगे, V² 100 का स्क्वायर अपॉन P है 60, तो ये आपका आएगा मेरे हिसाब से 166.66 करके। दूसरा आपका आ जाएगा R2 भी निकाल लेंगे ऐसे, ये 100 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये 100 आएगा आपका। R1 आ गया, R2 आ गया, एक्रॉस क्या है ये देखो ऐसे है R1। ठीक है, ये दूसरा R2 है, यहाँ पे 240 वोल्ट आपका सप्लाई दे रखी है, इसके एक्रॉस कनेक्टेड है दोनों, 200 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, अब R1 आ गया अपने पास, R2 आ गया, पावर निकालेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए। यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं तो R1 में आ जाएगा R1 अपॉन R1 + R2 × 200, और ऐसे ही आ गया R2 में R2 अपॉन R1 + R2 × 200। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, V1 निकाल लें, V2 निकाल लें, फिर क्या करेंगे V1² अपॉन R1 V2² अपॉन R2 कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक सी करेक्ट आंसर आएगा, 93.75 एंड 56.25। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। RVNL AN एग्जाम में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो लैंप जो होती है सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट के पूछते हैं पावर कंज्यूम कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 124, 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स हैव चार्ज दे रखे हैं दोनों पे, इफ दे आर ब्रोट इनटू कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, द फोर्स बिटवीन देम विल बी। ठीक है, क्या है आपके पास, 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स दे रखे हैं। ठीक है, जिनके चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इफ दे आर ब्रोट इनटू कांटेक्ट, एक बार उनको कांटेक्ट में लाते हैं उसके बाद सेपरेट कर देते हैं बाई 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, तो इनके फोर्स बीच में जो है फोर्स कितना होगा, तो फोर्स निकालते हैं आप। F = क्या करते हैं, Q1 Q2 अपॉन वही 4πε0 R² करते हैं। ठीक है, अब Q1 Q2 यहाँ पे क्या होंगे आपके, क्या करते हैं अपन दोनों को पास में ला रहे हैं। ठीक है, कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो Q1 पहले दे रखा 2 × 10⁻⁹, Q2 है -0.5 × 10⁻⁹। तो पहले तो इनको ऐड करो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे, तो टोटल कितना हो गया, 2 - 0.5 ही हो जाएगा, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब एक का निकालेंगे तो इसका हाफ करेंगे और दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन 2 करके। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.75 और दूसरा भी इतना ही हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 0.75, Q2 की वैल्यू भी आ जाएगी 0.75। तो इसको आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये लिखे क्या आ जाएगा आपका 0. अरे भाई क्या हो गया, 0.75 × 0.75 अपॉन 4 × पाई × ε0 की वैल्यू लिख लो 8.83 इंटू जो भी होता है इंटू R²। 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R² होता है, ये क्या होता है, इसको सोल्व कर सकते हैं आप। तो आपका जो है माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों, नहीं माइनस माइनस होंगे या प्लस प्लस, क्योंकि प्लस ज़्यादा है तो आपका प्लस प्लस होंगे। तो आपकी फाइनल वैल्यू जो है प्लस में आएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 0.316 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स आ जाएगा दोनों के बीच में। सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। 125 दे रखा, द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर कुड बी। तो ठीक है, जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स, ट्रांसफॉर्मर में हार्मोनिक्स किस वजह से आती हैं आपकी, तो वो आती है सेचुरेशन ऑफ कोर की वजह से आपकी हार्मोनिक्स आती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सेचुरेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, आपके हो गए हैं वहाँ पे 125 क्वेश्चंस पूरे। तो ये क्वेश्चन थे भाई, पेपर करने में बहुत ही जोर आ रहा है यहाँ पे। तो आप अगर आपने अच्छे से पेपर सोल्व किया है तो काफ़ी सही मार्क्स आएंगे आपके।
पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल का डिफरेंस है। पेपर 1 मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है पेपर 2 के कंपैरिजन में। पेपर 2 जो सोल्व किया था वो काफ़ी इजी था इससे, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस थे, इतने ज़्यादा जो है चार्जेज और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। इजी क्वेश्चंस थे उसके अंदर मेरे हिसाब से। तो अगर आपने अच्छे से पेपर किया है तो अच्छी बात है। इनके अंदर से इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सारे हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, जो भी हमने एमसीक्यू सीरीज़ करी है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो वो सब किए हैं। अगर वो आपने पढ़े हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा। काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे जो है करे हैं हमने, जो इसमें रिपीट हुए हैं। हर एक एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि सारे टेक्निकल एग्ज़ाम्स जो होती है एक दूसरे वहाँ से क्वेश्चंस उठाती हैं, तो वो सब हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो ये पेपर आपको मैं ऑल द बेस्ट है। अगर आप एग्ज़ाम दिया है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको। अगर आप किसी दूसरी यूपी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई और एई का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं मुझसे, एमसीक्यू सीरीज़ देख सकते हैं, क्वेश्चंस वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल और टेक्निकल के जो एमसीक्यू सीरीज़ है काफ़ी हमने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं और कर रहे हैं डेली क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।